जी। ठीक है। सभी को नमस्ते। कार्यक्रम को नमस्ते। आरंभ करते हैं। भारत से जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की हिंदी से प्यार है संस्था के संस्थापक श्री अनूप भार्गव जी, नाइजीरिया के इंडियन लैंग्वेज स्कूल लागो से हिंदी शिक्षिका श्रीमती निर्मला गोयल जी, भारत के भैवंश त्रिपुरा विद्या मंदिर त्रिपुरा भारत से हिंदी शिक्षिका श्रीमती प्रिया राय जी, मॉरिशस के महात्मा गांधी संस्थान से आईसीसीआर हिंदी पीठ प्रोफेसर राजशेखर जी। कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागी छात्र छात्राएं, नाइजीरिया से लविशा मेहता जी, भारत से अभिप्राय राय जी तथा मॉरिशस से भाग लेने वाली छात्रा मीनाक्षी देवी दोमा जी। फेसबुक से जुड़े सभी सम्माननीय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। विश्व हिंदी सचिवालय शिक्षा, तृतीयक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मॉरिशस एवं भारतीय उच्चायोग मॉरिशस के तत्वावधान में तथा इंडियन लैंग्वेज स्कूल लागोस, भवंस त्रिपुरा विद्या मंदिर त्रिपुरा भारत, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस और हिंदी से प्यार है अमेरिका के समन्वित सहयोग से आयोजित इस आभासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का आभासी कार्यक्रम है हिंदी में अभिव्यक्ति, भाग 15। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं स्वागत भाषण से। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। आप स्वागत संदेश के माध्यम से कार्यक्रम के अध्यक्ष, वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों का स्वागत करेंगी और कार्यक्रम की रूपरेखा तथा महत्व के बारे में बताएंगी। आपका स्वागत है माधुरी रामधारी जी। हाँ, धन्यवाद प्रकाश जी। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपीनाथन जी, आदर के योग्य वक्तागण, प्रिय छात्रों एवं हिंदी प्रेमियों, आप सबको करजोर प्रणाम। हिंदी में अभिव्यक्ति कार्यक्रम के भाग 15 में आप सबके जुड़ने से हमें अपार प्रसन्नता हो रही है। आप सबका मैं उत्साहपूर्वक स्वागत करती हूँ। विश्व भाषा हिंदी विभिन्न देशों में सीखी और बोली जा रही है। इस बड़ी दुनिया के कोने कोने में नई पीढ़ी हिंदी के मौखिक और लिखित रूपों को किस सहजता से अपना रही है, इसकी जानकारी हमें प्रस्तुत आभासी कार्यक्रम द्वारा बखूबी प्राप्त होती है। जब तक बच्चे और युवा हिंदी में अभिव्यक्ति करते रहेंगे, तब तक हिंदी का सौंदर्य और उसकी जीवंतता बनी रहेगी। इस विषय पर आज हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोपीनाथन जी को सुनेंगे। केरल में जन्मे प्रोफेसर, हाँ मनदीप जी, आप सभी को म्यूट कर दीजिएगा कृपया। केरल में जन्मे प्रोफेसर गोपीनाथन जी ने पिछली आधी शताब्दी के दौरान हिंदी प्रचार के प्रति प्रतिबद्धता का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत के भिन्न राज्यों में और भारत से बाहर पोलैंड, फिनलैंड और फ्रांस में भी आपने हिंदी का अध्यापन कार्य किया है। शिक्षकों और छात्रों को आज आप जो संदेश देंगे वह निश्चित रूप से विशेष होगा। इस आभासी कार्यक्रम में प्रोफेसर गोपीनाथन जी का मैं बहुत हर्ष के साथ स्वागत करती हूँ। हिंदी में एक ही भाव को कई प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। दुनिया भर के हिंदी शिक्षक अपने विद्यार्थियों को हिंदी में भावों की अभिव्यक्ति करने की अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में नाइजीरिया से श्रीमती निर्मला गोयल जी, भारत से श्रीमती प्रिया रॉय जी और मॉरिशस से प्रोफेसर
राजशेखर जी उपस्थित हैं। वे अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी में शुद्ध उच्चारण तथा अर्थ सहित शब्दों और वाक्यों का सही प्रयोग छात्रों से कैसे करवाया जा सकता है, इसके बारे में हम शिक्षकों द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षकों के उद्बोधन से पहले 3 विद्यार्थी लविशा मेहता, अभिप्राय रॉय और मीनाक्षी दोमा अपनी रुचि के किसी एक विषय पर हिंदी में अभिव्यक्ति करेंगे। बच्चों और युवाओं को तथा उनका निर्माण करने वाले शिक्षकों को विश्व हिंदी सचिवालय वैश्विक मंच नियमित रूप से प्रदान करता रहेगा, ताकि हिंदी के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले विश्व हिंदी सचिवालय और हिंदी से प्यार है के अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सब का मैं स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन दर्शकों एवं श्रोताओं का भी तहे दिल से स्वागत है। आप सबको नमन है। धन्यवाद। स्वागत संदेश प्रस्तुति के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को कोटि से धन्यवाद। सभी वक्ता तथा छात्र प्रतिभागियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। आइए आज के कार्यक्रम की पहली छात्रा लविशा मेहता जी को सुनते हैं, जो नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप इंडियन लैंग्वेज स्कूल लागोस में जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य पर गौरव का अनुभव हो, वही देश उन्नति हासिल करता कक्षा है। 10 की छात्रा लविशा मेहता जी। हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी स्थापना के बाद से हिंदी ने एक लंबा सफर तय किया है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लविशा मेहता इंडियन लैंग्वेज स्कूल लेगोस नाइजीरिया से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। 19वीं सदी में हिंदी आंदोलन के बाद उर्दू और फारसी की जगह हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। मानकीकरण के द्वारा 1950 में हिंदी व्याकरण, शब्दावली और लिपि को मानकीकृत किया गया। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया और उसे राजभाषा का दर्जा मिला। भारत सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक भाषा आयोग की स्थापना की। फिर 1960 से 70 के दशक में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी शिक्षण योजना और हिंदी विद्या प्रचार समिति जैसी योजनाएं शुरू की गई। हिंदी साहित्य, टीवी और सिनेमा ने लोकप्रियता हासिल की, जिससे भारत के विकास में योगदान मिला। हिंदी इंटरनेट पर एक प्रमुख भाषा बन गई है, जिसमें कई ऑनलाइन संसाधन, ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आज हिंदी दुनिया भर में 500 अरब से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और उसे संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति और परंपरा की अभिव्यक्ति है। हमारी धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर हिंदी में संचित हैं। रामायण, महाभारत और वेदों जैसे ग्रंथ हिंदी में उपलब्ध हैं, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। हिंदी के माध्यम से हम अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। किंतु अंग्रेजी के प्रभाव और महत्व को नकारा नहीं जा सकता और यह विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी पर भारी पड़ रही है। अंग्रेजी आज की वैश्विक संपर्क की भाषा है, चाहे वह व्यापार हो, विज्ञान, प्रौद्योगिकी या इंटरनेट। अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है।
इन कारणों से भारतीय अपनी जड़ों को भूल गए हैं और पश्चिमी संस्कृति की ओर अधिक झुक गए हैं। अंग्रेजी के महत्व को तो नकारा नहीं जा सकता, परंतु क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका अपना विशिष्ट महत्व है। हिंदी भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में व्यापक रूप से बोले जाने वाली महत्वपूर्ण भाषा है। हालांकि हाल के वर्षों में वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी का महत्व विभिन्न कारकों के कारण थोड़ा कम हो गया है। इसके महत्व को पुनः स्थापित करने के लिए हमें आवश्यक एवं व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमें हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देना होगा। आम जनता के बीच इसे प्रसिद्ध बनाना होगा। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना होगा। हिंदी भाषा के संसाधन और उपकरणों को विकसित करना होगा, जिससे इसमें बढ़ोतरी होगी। डिजिटल दुनिया में इसकी उपस्थिति को मजबूत करना होगा। जैसे कि आजकल हम कोई भी संदेश अंग्रेजी में देते हैं, इसके बजाय हमें सोशल मीडिया पर अपनी मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। हिंदी की प्रगति भाषा के प्रति उत्साही विद्वानों और सरकारों के प्रयासों का प्रमाण है। इसका निरंतर विकास सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक संबंधों और भाषा विविधता को बढ़ावा देगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं विदेश में रहकर भी एक ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ हम आज भी हिंदी की जड़ों से जुड़े हुए हैं और और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद। आपने हिंदी की विकास यात्रा के बारे में हमें संक्षेप में बताया और आपने बताया कि हिंदी कैसे आज इंटरनेट और सोशल मीडिया की भाषा बनती जा रही है। नाइजीरिया से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लविशा मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति अभिप्राय राय जी द्वारा होगी, जो भारत से हमारे साथ जुड़े हैं। आप भवंस त्रिपुरा विद्या मंदिर त्रिपुरा में कक्षा 9 के छात्र हैं। आप हिंदी में अभिव्यक्ति पर अपनी प्रस्तुति देंगे। आपका स्वागत है अभिप्राय राय जी। यहाँ प्रस्तुत सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है अभिप्राय राय। मैं भवन त्रिपुरा विद्या मंदिर का छात्र हूँ। मुझे हिंदी साहित्य में बहुत रुचि है, परंतु मैं एक बंगाली हूँ और इसी कारण मुझे 5वीं कक्षा तक बंगला भाषा सीखना पड़ा। परंतु 6ठी कक्षा तक पहुंचते पहुंचते मेरा रुचि हिंदी में आने लगा। मुझे अच्छा लगता था जब हिंदी अध्यापिका सभी को खेल के माध्यम से पढ़ाती थी। वो सभी की रुचि ग्रहण करती थी, सभी को कहानियां सुनाई करती थी और बहुत रोमांचक तरीके से हिंदी सिखाई करती थी। मुझे वो भी अच्छा लगता था जब सभी हिंदी छात्रों तथा छात्रियों प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। मेरी मम्मी पापा ने भी मुझे कहा था कि हिंदी का बहुत बड़ा महत्व है। तुम बंगाली हो इसलिए तुम बंगला सीखो, परंतु तुम्हें हिंदी भी सीखना चाहिए, क्योंकि इस भाषा से तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क कर सकते हो। इसलिए मैंने 6ठी कक्षा से हिंदी भाषा को चुन लिया। परंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि 5वीं कक्षा तक बंगला भाषा का छात्र होने के कारण मुझे ज्यादा हिंदी कविताएं तथा रचनाएं पढ़ने को नहीं मिला। फिर भी मैंने इस छोटे से काल में बहुत सारे कवियों तथा लेखकों के कविताएं तथा रचनाएं पढ़ी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख लेखक हैं यशपाल, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद आदि आदि। इसके साथ मैंने कई भक्तिकालीन कवियों के दोहे तथा पद भी पढ़े हैं। मेरे पसंदीदा भक्तिकालीन कवियों में से कुछ है सूरदास, रेदास, मीरा, कबीर, रहीम आदि। मेरा सबसे पसंदीदा दोहा रहीम जी का यह दोहा है।
धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अधाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगतो पियासो जाए। अर्थात रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ का पानी धन्य है, छोटे छोटे जीव जंतु उसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। उसके विपरीत सागर बहुत विशाल है तथा उसमें बहुत पानी है, परंतु कोई भी जीव जंतु उसकी पानी पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, क्योंकि उसका पानी खारा होता है। इसलिए किसी भी चीज का महत्व उसके आकार से नहीं, परंतु उसके इस्तेमाल के आने से होता है। अगर रचनाएं और कहानियों की बात करें तो मैंने बहुत सारे प्रसिद्ध रचनाकारों के प्रमुख कहानियां भी पढ़े हैं, जैसे महादेवी वर्मा का गिल्लू, यशपाल जी का दुख का अधिकार, स्वामी आनंद का शुक्र तारे के समान, आदि आदि। यह सभी कहानियां बहुत ही लोकप्रिय है तथा मुझे भी यह कहानियां बहुत पसंद है। परंतु एक कहानी है जो मैंने हाल ही में पढ़ा और वह कहानी मेरे दिल को छू गई। वह कहानी का शीर्षक है एक स्पर्श। उस कहानी में बच्चों की मन की मनोदशा को दर्शाई गई है और मुझे यह विश्वास है कि यह कहानी सभी विद्यार्थियों के जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। यह कहानी कुछ इस प्रकार है। एक छात्र था जिसका नाम था राकेश। उसकी परीक्षाएं चल रही थी। उस दिन उसका हिंदी परीक्षा था। जब वो परीक्षा भवन पहुंचा तो परीक्षा शुरू होने में और 15-20 मिनट बाकी थे। सभी छात्र अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे तथा वह सोच रहे थे कि परीक्षा कैसा होगा, कौन कौन से प्रश्न आने वाले थे। और वे अपने दोस्तों से बोल रहे थे कि तुमने कौन सा प्रश्न पढ़ा है, मैंने तो यह सब कुछ पढ़ लिया है, तुमने भी शायद पढ़ा होगा, आदि। परंतु उसके मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही भावना चल रही थी। वह उस समय डाइनिंग टेबल की उस बात को लेकर सोच रहा था। जब वो अपना नाश्ता कर रहा था, उसके पिताजी आकर उसे देखकर बोले कि अगर तुम्हारी परीक्षा में एक भी अंक कम आया तो एक भी डंडा नीचे नहीं गिरेगा, तुम्हारे हड्डियां मैं तोड़ दूंगा। इसे सुनकर उसकी मम्मी भी रसोई से आकर उसे कहने लगी कि "अ, इतना खा खा रहा है, सिर्फ खा खा के तू खजूर का पेड़ बन रहा है, पर कोई भी काम नहीं कर रहा। तुम्हारी अकल तो घास चढ़ने गई है। पिताजी इतना कष्ट करके पैसा कमाते हैं और तुम ठूस ठूस कर उस पैसे को नष्ट करते हो। फिर उसके पापा ने जोर से कहा कि अगर एक भी अंक कम आए तो घर लौट कर मत आना। यह सुनकर वो डर से कांप उठा। वह पसीने से भीग चुका था। उसके मन में यह विचार आया कि अब मैं क्या करूं। उसने एक समय तो सोचा कि एक काम करता हूँ, घर के पीछे बगीचे पर मैं आत्महत्या कर लेता। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरे मम्मी पापा को बहुत खराब लगेगा, वो बहुत रोंगे, समाज में उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा भी बोला जाएगा। फिर उसने सोचा कि तो मैं क्या करूं, मैं घर भी तो नहीं रह सकता। एक काम करता हूँ, कल तो मैंने देखा था मम्मी अप, अलमारी पर अपने जेवर रख रही थी। एक काम करता हूँ, उन्हें बेचकर जो मुझे पैसा मिलेगा उनसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। फिर उसके मन में यह भी विचार आएगा कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, उससे कैसे कैसे मैं अलग हो जाऊंगा। ऐसे कई विचार उसके मन में आ रहे थे। तभी अध्यापिका प्रश्नों का पन्ना लेकर उसके पास आई। उन्होंने उसे कहा कि क्या हुआ राकेश, तुम क्या सोच रहे हो। परंतु उसने कुछ नहीं बोला, वो पसीने से भीग रहा था। फिर अध्यापिका ने उसके सर को बड़ी कोमलता से सहलाते हुए कहा कि क्या बात है, बोलो बेटा। फिर राजेश राजेश ने कुछ नहीं बोला। उसके आंखें भर आई, वो रोने लग गया। पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। उसको पता था कि
घर की बात है, लोगों से मैं क्या बोलूं। उसके अध्यापिका ने उसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मुझे तुम्हें क्या हुआ मुझे यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यह बोलना चाहती हूँ कि खुद के दिल को सख्त करो। जब तुम्हारा मन सख्त होगा तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा मन सख्त है तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें कुछ कर सके। एक बात हर समय याद रखना, गांधी जी ने कहा था कि नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। अर्थात तुम्हारे आज्ञा के बिना कोई तुम्हें कुछ भी आघात नहीं पहुंचा सकता। अध्यापिका ने उसे कहा कि तुम्हें तो यह शब्द अंग्रेजी का पता ही होगा कि आई कांट, उसे थोड़ा बोलो तो क्या है, उसका स्पेलिंग क्या है। फिर राकेश ने कहा कि ICANT। तो अध्यापिका ने कहा कि उसमें से टी को हटा दो तो बाकी क्या रह जाता है। तो राकेश ने कहा आई कैन। फिर अध्यापिका ने कहा यस, तुम मुझे यही सुना था, यू कैन डू इट। हर समय सिर्फ यही बोलना, मुझे सब आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। राकेश को यह बात बहुत अच्छी लगी। राकेश ने इस बात को अपने मन से लगा लिया और वह बहुत अच्छे से अपना परीक्षा दे दिया। जब परीक्षा का परिणाम आया तब वो चौंक गया। उसे सभी विषयों में पूरे अंक मिल रहे थे। उसने पूरे कक्षा 9वीं में पहला स्थान मिला था। जब यह बात उसके मम्मी पापा को पता चली वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने घर पर दावत रखा, रिश्तेदारों को घर पर बुलाया, स्वादिष्ट पकवाने भी बनाए। परंतु राकेश इन सब से खुश नहीं हुआ। वो अपने कक्षा में बैठकर वही सोच रहा था कि पापा के लिए यह सब मायने रखता है। उनको सिर्फ स्टेटस की ही पड़ी है, उनको अपने बच्चों से मार्क्स ही चाहिए। परंतु वो यह नहीं सोचते कि बच्चा मेहनत करता है। राकेश हर साल बहुत अच्छे से पढ़ जाता पर उसको पता नहीं था कि कहाँ पर 1-2 मार्क्स उसका चला जाता। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था, फिर भी उसके मम्मी पापा उसे बहुत कुछ बोलते रहते थे। बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए होता था। उनको सिर्फ अपने मम्मी पापा से प्यार और एक बहुत अनोखी चीज चाहिए होती। एक स्पर्श, एक प्यार वाला स्पर्श, एक आदर का स्पर्श जो एक मम्मी पापा अपने बच्चे को दे। यह कहानी सच में मेरे दिल को बहुत छू गई। और जब मैं ये बोल भी रहा था तो मेरे आंखों के सामने वो घटना चल रही थी। मुझे हिंदी के कहानियां तथा कविताएं पढ़ने के साथ साथ कहानियां लिखने का भी बहुत शौक है। ये शौक मेरे अंदर पहले से नहीं थी, परंतु मेरे अध्यापिका मुझे प्रेरित करती रहती थी। वह कहती थी कि हर रोज तुम 2-2 पंक्तियां लिखना शुरू करो, गलती हो फिर भी तुम लिखो। एक कॉपी बनाओ और उसमें तुम लिखना शुरू करो। सच में यह बात मुझे प्रेरित करती थी। हर रोज वो एक ना एक कहानियां और कविताएं लेकर आती रहती थी। वो हम सभी छात्रों को एक कहानी एक कविता सुनाती रहती थी हर रोज, और इससे मुझे प्रेरणा भी मिलती थी। फिर मैंने सोचा कि मैम जो इतना बोलती रहती है, देखता हूँ 2 पंक्तियां लिखकर। फिर मैंने 2 पंक्तियां लिखा। 2 पंक्तियां लिखते लिखते फिर मुझे बहुत अच्छा लग गया। फिर मैंने ऐसा करते करते एक छोटा सा कविता लिखा। कविता उससे मेरे लिखने की शुरुआत हुई। आज तक मैंने कविताओं के साथ साथ बहुत सारे कहानियां भी पढ़े। हाल ही में जो मैंने कहानी लिखना शुरू किया है उसका नाम है वह रात, सच या सपना। दिन में हुई सभी घटनाएं, भाव, विचार तथा किसी घटना को लेकर हमारे मन में जो उत्सुकता जागती है, उस वह उत्सुकता कैसे हमारे सपनों को आकार देने लगती है, उसके बारे में मैंने इस कहानी में लिखा है। अगर मुझे फिर से मौका मिला तो मैं उस कहानी को लेकर जरूर आऊंगा। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई तो मेरे गलतियों को माफ कर देना। धन्यवाद।
बहुत बहुत शानदार। आपने आपकी रुचि हिंदी साहित्य में है। आपने यशपाल, महादेवी वर्मा आदि कवियों की कविताएं पढ़ी। आपने भक्ति काल के कवियों का भी जिक्र किया। आपने एक कहानी, एक स्पर्श का बहुत ही अच्छे से वाचन किया। आप इतनी कम उम्र में इतना अच्छा लिख रहे हैं हिंदी के लिए, इसके लिए आपको विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए आ रही है मॉरिशस से मीनाक्षी देवी दोमा जी। आप महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में बीए हिंदी में तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। आप हिंदी में अभिव्यक्ति पर हम सभी से अपने विचार साझा करेंगी। आपका स्वागत है मीनाक्षी देवी दोमा जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा भावपूर्ण नमन। सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका इतिहास मॉरिशसीय संदर्भ में अत्यंत ही गौरवशाली है। मॉरिशस में हिंदी को जो स्थान आज प्राप्त है वह सचमुच सराहनीय है। हालांकि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, अपितु यह हमारी जड़ की भाषा है जो हमारी संस्कृति और पहचान को सशक्त करती है। कईयों के लिए यह उनकी दिल की भाषा है, तो कईयों के लिए यह एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग वे जाने अनजाने में कर ही लेते हैं। हम जब क्रियोल में भी बात कर रहे हैं तब भी हम हिंदी के कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं, जैसे कि देगची, संगत, पूजा, मंदिर, बैठका, निशा, चूल्हा आदि। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदी के वंशज हम हैं और हम जहाँ भी जाएंगे सदैव ही अपनी भाषा एवं इसके सौंदर्य का प्रचार करते रहेंगे। हिंदी में भावाभिव्यक्ति करना केवल एक भाषा का उपयोग करने से कई अधिक है। हिंदी एक भाषा के रूप में हमें शब्दों और अभिव्यक्तियों की एक समृद्ध चित्रावली प्रदान करती है जो हमारी भावनाओं, विश्वासों और अनुभवों को सौंदर्य बोध से पकड़ लेती है। हिंदी के साथ हम एक ऐसी विरासत से जुड़ते हैं जो सदियों तक फैली हुई है, जो साहित्य, कविता और लोक परंपराओं से प्रेरित है। इसके साथ प्रत्येक शब्द अपने भीतर हमारे इतिहास एवं सांस्कृतिक मूल्यों को रखता है। यह पीढ़ियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, परंपराओं को संरक्षित करता है और कहानियों, गीतों और कहावतों के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाता है। यही नहीं, हिंदी गीत एवं चलचित्रों के माध्यम से लगभग सारे मॉरिशस वासी एक आराम और प्रभावी ढंग से अपनी भावनाओं को एक विस्तृत रूप से व्यक्त कर पाते हैं। हिंदी इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली भाषा है और आरामदायक भी है कि आप किसी भी तरह इसके गीतों से जुड़ सकते हैं। आप भले ही आप भले ही हिंदी भाषी नहीं हैं, किंतु हिंदी से प्यार करने से आप अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि हम हिंदी के प्रति एक कदम बढ़ाएंगे तो हिंदी 10 गुना ज्यादा हमारे प्रति बढ़ेगी। हिंदी भाषा हमारी माँ जो है। मेरी कामना बस इतना ही है कि हमारा लगाव हिंदी के प्रति सदैव रहे। मैंने हिंदी में एक कविता लिखी थी और आप लोगों को मैं सुनाना चाहूंगी, अनुमति दीजिए। ना चाहूं सोना, ना चाहूं चांदी, तू बस टाल दे आने वाली ऐसी आंधी जो भर दे जीवन में तन्हाई। माना सब कुछ है तेरी देन, कर न रही हूं तुझसे लेन देन। बस अमूल्य है मैंने माना, जिनसे बांटी मैंने माँ की कोख। पास जो मेरे वही मेरा, बाकी सब माना मैंने मोह का फेरा। है बस मेरा एक ही लोग, कि सदैव रहे वो लोग, जिनसे बांटी मैंने माँ की कोख। सुन ले पुकार मेरी हे नाथ, दूजी बार न टाल मेरी ये मुराद। सुन ले पुकार मेरी हे नाथ, आजीवन करूंगी तेरा साधुवाद। दर पे आया जो तेरे, लौटे कभी न दुखियारे। है मेरा बस एक ही लोभ, कि सदैव रहे वो लोग, जिनसे बांटी मैंने माँ की कोख। खुद की भावनाओं में फंसी
हूँ मैं अनिश्चित बैठी। प्रभु, संकटों का स्वभाव है चुभना और आपका हरना। मांग न रही हूँ सोना न चांदी, बस यह आशीष दीजिए कि जीवन के पग पग पर हो साथ उनका, जिनसे बांटी मैंने माँ की कोख। बिछाऊंगी सदा आपके लिए हृदय अपना। धन्यवाद। आपने हमें बताया कि हिंदी संस्कृति की भाषा है, ज्ञान की भाषा है। आपको हिंदी भाषा से बहुत प्रेम है। आपने न चाहूं सोना न चाहूं चांदी कविता का बहुत अच्छे से वाचन किया। मॉरिशस से मीनाक्षी देवी दोमा जी को शानदार प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्तव्य के लिए हम श्रीमती निर्मला गोयल जी को आमंत्रित करते हैं, जो नाइजीरिया से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप इंडियन लैंग्वेज स्कूल लागोस में हिंदी शिक्षिका के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप हमें बताएंगे कि विद्यालय में बच्चों को हिंदी में अभिव्यक्ति में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा आप उसका निवारण किस प्रकार करती हैं। वक्तव्य प्रस्तुति के लिए आपका स्वागत है श्रीमती निर्मला गोयल जी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर माधुरी जी, हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती सोनाली गुप्ता और हमारी उप प्रधानाचार्य श्रीमती इशिता यादव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इंडियन लैंग्वेज स्कूल पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय है। अगर मैं इसे एक मिनी भारत कहूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस विद्यालय में भारत के प्रत्येक राज्य और विश्व के विभिन्न भागों से आए हुए भारतीय मूल के छात्र पढ़ते हैं। काफी ऐसे हैं जिनका जन्म भी यहाँ हुआ है, तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि उनको हिंदी पढ़ने में कितनी कठिनाइयां होती होंगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर अंग्रेजी बोली जाती है। उन्हें हिंदी पढ़ाने के लिए हमें अन्य भाषाओं की मदद लेनी पड़ती है ताकि उन्हें समझने में उसे आसानी हो। बहुत अजीब सी बात सुनने में लगेगी, लेकिन हम कई बार हिंदी समझाने के लिए, अपने पाठ समझाने के लिए अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ 1ली से 10वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य विषय है। हिंदी के प्रति छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। हम हिंदी भाषी हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। गुड मॉर्निंग की जगह हम छात्रों को हाथ जोड़कर नमस्ते कहने के लिए प्रेरित करते हैं। दिन की शुरुआत हिंदी में प्रार्थना सभा से होती है, जहां उन्हें रोज एक नया शब्द सिखाते हैं जिसका वाक्य में प्रयोग भी समझाया जाता है। ये शब्द स्थानीय भाषाओं के हो सकते हैं, कई बार होते हैं। प्रत्येक गुरुवार प्रार्थना सभा हिंदी या संस्कृत में होती है, जिसमें समूह गान, कविता, सुविचार, कहानी आदि बोले जाते हैं। हर त्योहार पर प्रार्थना सभा में उनसे जुड़ी कहानियां व तथ्य हिंदी में प्रस्तुत किए जाते हैं। इन छात्रों को हम हिंदी के शुद्ध उच्चारण पर बहुत बल देते हैं। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ, कथा वाचन, समूह गान इत्यादि। जैम जैम यानी कि जस्ट अ मिनट प्रतियोगिता भी एक इसका हिस्सा है, जिसमें छात्र पर्ची में दिए गए विषय पर 2 मिनट तक अपने विचार व्यक्त करता है। इससे उनके अभिव्यक्ति व वाचन कौशल का विकास होता है। अभी हाल ही में विश्व की समस्याओं पर छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने खुद ही लिखा और जिसका प्रस्तुतिकरण बहुत ही सराहनीय था। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को लघु कथाएं भी सुनाई जाती हैं, जिन्हें वे अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र निबंध और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो छात्र हिंदी में कमजोर हैं या जो सत्र के बीच में दाखिला लेते हैं, उनके ऐसे छात्रों के लिए उपचारात्मक कक्षाओं का यानी रेमेडियल क्लासेस का भी प्रावधान है। हिंदी विषय को रुचिकर बनाने के लिए हम हर पाठ से जुड़ी गतिविधियां कराते हैं। मेरा मानना है कि हर छात्र की अभिव्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत तरीका होता है। कुछ लिखकर अभिव्यक्त कर पाते हैं, तो कुछ प्रस्तुतिकरण द्वारा। इसे ध्यान में रखकर हम उन्हें उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियां चयन करने का पूरा मौका देते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 7 के छात्रों ने कठपुतली पाठ के अंतर्गत उन्होंने अपनी खुद की गतिविधि का चयन किया। कठपुतली का प्रयोग कर उन्होंने आत्मकथा भी सुनाई। कुछ लोगों ने घर में पड़ी बेकार चीजों से कठपुतली बनाई और अन्य ने काष्ठ कला के बारे में जानकारी साझा की।
छात्र दोहों का सस्वर वाचन करते हैं। समूह में एक दूसरे से संवाद करके संवाद लेखन सीखते हैं। हर वर्ष हमारे विद्यालय की वार्षिक पत्रिका छपती है, जिसमें छात्रों द्वारा लिखी गई कहानियां, कविताएं व लेख छपते हैं। जिन छात्रों की पढ़ने में रुचि है, उनके लिए पुस्तकालय में हिंदी की हर स्तर की पुस्तकें उपलब्ध हैं। हमारे छात्र हर वर्ष भारतीय उच्चायोग में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हर छात्र किसी न किसी कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसके लिए हर वर्ष पारंपरिक दिवस यानी कि ट्रेडिशनल डे का आयोजन किया जाता है। विद्यालय का तो हर छात्र अपने अपने राज्य का एक पूरा मौका दिया जाता है। हिंदी भाषा ऐसी ही है जो न सिर्फ हम भारतीयों को अपनी ओर खींचती है, बल्कि अन्य छात्र भी इसमें रुचि का है। नाइजीरियन होते हुए भी काफी हद तक हिंदी में बात कर सकती हैं। उन्हें हर बच्चे का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद है। एक वाक्य मैं बताना चाहूंगी। जब मैं कक्षा प्रथम के छात्रों को पढ़ाती थी, उस समय मैं उनको मात्राएं सिखा रही थी। उस कक्षा की जो नैनी थी, पीछे बैठ के एक कॉपी लेकर रोज उसमें कुछ लिखा करती थी जब बच्चे क्लास में होते थे। एक बुक मैंने उससे पूछा कि आपने क्या लिखा है, तो शी सेड कि आई हैव रिटन एवरीथिंग व्हाट यू टॉट। उसकी कॉपी जब मैंने देखी तो एक एक मात्रा जो मैंने बच्चों को पढ़ाई थी, उसने बच्चों के साथ साथ अपनी कॉपी मेंटेन की थी। और अगले दिन जो कविता मैंने बच्चों को सिखाई थी, वो कविता उसने बच्चों के साथ में जाकर मंच पर उसको प्रदर्शित किया। ये भाषा ऐसी ही है जो सभी इसको आसानी से अपना लेते हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे छात्र भारत से दूर रहते हुए भी अपनी मातृभाषा व सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहें। इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। धन्यवाद। इस सूचनापरक वक्तव्य के लिए नाइजीरिया से श्रीमती निर्मला गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम श्रीमती प्रिया राय जी को आमंत्रित करते हैं, जो भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप भवंस त्रिपुरा विद्या मंदिर त्रिपुरा में हिंदी की अध्यापिका हैं। आपको बेस्ट टीचर अवार्ड, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, आईपीएन सम्मान के अतिरिक्त हिंदी राष्ट्रीय सेविका सम्मान से सम्मानित किया गया है। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है, श्रीमती प्रिया राय जी। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैडम। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा आदर पूर्वक नमन। पहले मैं दिल से माधुरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे आज इतना सुंदर मंच प्रदान किया और आप सभी के साथ आज उन्होंने जोड़ा है हमें। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे चर्चा का विषय है हिंदी में छात्रों के अभिव्यक्ति कौशल को निखारने के लिए कौन से उपाय अपनाते हैं। छात्रों को किन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे हिंदी में अच्छी तरह से अपने विचार प्रकट कर सकें। मैं पहले ये बताना चाहूंगी अपने वक्तव्य शुरू करने से पहले, मेरा नाम प्रिया रॉय, मैं भवन त्रिपुरा विद्या मंदिर की हिंदी अध्यापिका। मैं त्रिपुरा अगरतला में रहती हूँ, जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। ज्यादातर बच्चे अपनी मातृभाषा बंगला में ही पढ़ते हैं और मैं भी बंगाली हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो उपाय करती हूँ वो थोड़ा सा अलग है। मैं उनमें पढ़ाने के लिए जो उपाय करती हूँ वो थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना है कि पाठ्य पुस्तक हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, बच्चे सुनते हैं, हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, बच्चे लिखते हैं और फल कभी कम या ज्यादा बच्चे को मिलता है कि यही तक पढ़ाई होनी चाहिए। मेरा शुरू से ही पाठ्य पुस्तक के सिवा भी बच्चों को जोड़ना मुझे लगता है कि ये जरूरी है।
पाठ्य पुस्तक तक अगर सीमित रहे तो बच्चे बस वहीं तक रह जाएंगे। उनको थोड़ा सा बाहर निकालना है। जब मैं विद्यालय में जुड़ी, अपने अपने विद्यालय में अध्यापिका के रूप में, तब छात्र की संख्या बहुत कम थी, 15 से 16। फिर धीरे धीरे 50, 80, 100, 150 इस तरह से बच्चे की संख्या बढ़ती गई। हमारे यहाँ पर ज्यादातर बच्चे बांग्ला भाषा में ही लिखते, पढ़ते और बोलते हैं। मैं जो बच्ची में रुचि जगाती हूँ वो कुछ इस प्रकार है। मैं बच्चे में उच्चारण की जो विधि है, उच्चारण करके पढ़ना, उस पर ज्यादा जोर देना चाहती हूँ और जोर देती हूँ। मैं पहले कक्षा में जाते ही कहती हूँ कि आप उच्चारण करके पढ़ो। अगर मैं ही पढ़ाऊंगी तो बच्चे कब पढ़ेंगे? अपनी गलतियां, अशुद्धियां कैसे ठीक करेंगे? तो मैं बच्चे को कहती हूँ आप उच्चारण करके पढ़ो। जब वो पढ़ते हैं तो उनकी गलतियां वो खुद ही समझ सकते हैं, मैं कहाँ पे अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो बच्चे उच्चारण नहीं कर पाते। अगर वो पाठ्य पुस्तक ना पढ़े और टीचर के द्वारा ही पढ़ाया जाए तो वो त्रुटियां उनमें रह जाएंगी। उच्चारण करके पठन पाठन करने से, वाचन करने से तीन चीजें, तीन कौशल बच्चों में पनपती है। जैसे कि एक है आत्मविश्वास। सबके बीच जब बच्चे बोलने लगते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास जागता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे हैं जो बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, समझते हैं, लेकिन सामने नहीं आना चाहते। जब आप कक्षा में बच्चे को उच्चारण करके पढ़ने के लिए कहेंगे तब उसमें आत्मविश्वास की भाव बढ़ती है, सबके बीच बोलना। दूसरा, जब वो उच्चारण करके पढ़ते हैं तभी मैं कक्षा में बच्चे को कहती हूँ कि आप अभी थम जाओ। दूसरे बच्चे को मैं कहती हूँ आप खड़े होकर वो अंतिम शब्द से शुरू करो। जिससे क्या होता है, एकाग्रता आती है बाकी बच्चों में कि मैडम अभी मुझसे पूछने वाली है, शायद मुझसे, तो वो जल्दी अपनी उंगली पाठ्य पुस्तक में रखते हैं, जिससे उनका ध्यान एक एक पंक्ति, एक एक शब्दों में रहता है। तीसरा क्या है, जब वो बच्चे पढ़ते हैं तो अशुद्धियां नहीं होती, एकाग्रता आता है उनमें, और ये इनके जीवन में आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे नेतृत्व की भावना भी आती है। आत्मविश्वास, एकाग्रता और नेतृत्व की भावना, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं मानती हूँ। आप हिंदी पढ़ लेंगे, प्रश्न आने के बाद उत्तर लिख लेंगे, तो यहीं तक सीमित नहीं है। आपको अभिव्यक्ति के लिए आपको सामने आना है, आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको भारत में सभी छोर में आगे जाना है, सबसे मिलना है, तो आपको बोलना आना चाहिए। तो मैं उच्चारण करने की पद्धति को ज्यादा जोर देती हूँ। दूसरा है क्विज, यानी कि प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी जब मैं प्रश्न करती हूँ बच्चे से, शब्दार्थ, शब्द के अर्थ बताओ। पहले तो हमारे समय हम लोग शब्दकोश, मैंने डिक्शनरी खोल के देख लिया करते थे। आज तो गूगल है, कितनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। तब मैं पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न शब्दार्थ होती है उन्हीं से मैं क्विज लिया करती हूँ, मैंने प्रश्नोत्तरी। दूसरे दिन मैं बच्चों को कहती हूँ आप लोग पढ़ के आएंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो क्विज के माध्यम से जब मैं बच्चों को भाग करती हूँ कि आज लड़कियां और लड़के कौन कितना अच्छा बोल पा रहे हैं, उसमें एक अलग से बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और बड़े जोश के साथ जवाब देते हैं। और जो नहीं बोल पाता है, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा छेड़ने के लिए, आज लड़कियां ने बहुत अच्छा किया। तब लड़के कहते हैं कि कल देख लीजिएगा मैडम, हम लोग भी सीख के आएंगे, कल हमारा अंक ज्यादा आएगा। तो इन बच्चों में एक अलग से जोश आ जाता है पढ़ने में। तो मैं क्विज, प्रश्नोत्तरी को भी महत्व देती हूँ। तीसरा है अनुच्छेद या बड़े प्रश्न उत्तर, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। आप अगर पूछे बच्चे को कि मैं अगर आपको एक वाक्य में उत्तर पूछूंगी, आप दे पाएंगे? दे देंगे। अगर मैं इसी को मैं 20 और 25 शब्दों में चाहूं आप लोगों से, तो वो बच्चे घबरा जाते हैं। 50-60 तो हम सोच भी नहीं सकते। अनुच्छेद लेखन 80 शब्दों में, 120 शब्दों में। यहाँ तक कि बच्चे मुझे ये भी कहते हैं मैम, परीक्षा में अगर अनुच्छेद आएगा तो आप पहले से कक्षा में बता दीजिए 4 या 5, उसमें से हम लोग सीख लेंगे। एक घबराहट है और एक भय रहती है अंदर। तो बच्चे के अंदर है, लेकिन बच्चे लिखने से घबराते हैं। तो उसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं शाम पर ब्लैक बोर्ड में एक पेड़ बना लेती हूँ। मुझे इतना अच्छा ड्राइंग करना नहीं आता। मैं बना के बच्चे को बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप लोग घबराओ मत,
एक बच्चे को मैं पूछ के बोलती हूँ, आप खड़े होके बोलो क्या दिख रहा है, खाली एक वाक्य बोलो। वो छात्र एक वाक्य में कहता है एक पेड़ दिख रहा है। दूसरे विद्यार्थी को बोलती हूँ आप बताओ कुछ, एक वाक्य। दूसरा विद्यार्थी कहता है बहुत बड़ा पेड़ है। तीसरा इसमें टहनियां है। चौथा इसमें पत्तियां है। इस प्रकार मैं देखती हूँ कि सारे कक्षाओं में सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपने वाक्य को लेकर सामने आते हैं। और यहाँ तक कि जो बच्चे बोल नहीं रहे होते, वो बच्चे एक बार कहने के बाद मैम मैं फिर बोलूं, मैडम मुझे भी आता है, मुझे भी मौका दीजिए। सच, तो कक्षा का वातावरण ही कुछ अलग होता है। बच्चे के अंदर भाव है, ज्ञान है, उसे निकालना पड़ता है बस, उनको थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बोलना नहीं चाहते, शर्माते हैं। तो वो संकोच, वो शर्म थोड़ा दूर करना है, बच्चों में एक दोस्ताना व्यवहार करना है। तो ये पद्धति मैं अपनाती हूँ। चौथा, मैं कहानी, कविता, चुटकुला के माध्यम से, खेल के माध्यम से अपनी कक्षा में रुचि लाने की कोशिश करती हूँ। ये पाठ्य पुस्तक मैंने पढ़ाया, बच्चे ने लिख लिया, पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बच्चों के साथ हंस खेल ले। मैं बच्चों को चुटकुले सुनाती हूँ, कविता, कहानी, वो भी हिंदी में। अपनी लिखी गई कुछ कहानियां मैं बच्चों को क्लास में सुनाती हूँ, कविता सुनाती हूँ, चुटकुले। जैसे कि एक चुटकुला मैंने हाल ही में मैंने भी सुना, मैं भी सुनती हूँ और बच्चों को सुनाती हूँ कि ताकि बच्चे रुचि ले। मैंने बच्चों को कहा, दो भाई बहन बाजार गए। बहन को गोलगप्पा खाना था, तो बहन बड़े चाव के साथ स्वादिष्ट गोलगप्पे खा रही थी। खाते खाते उसे लगा मैंने ज्यादा तो नहीं खा लिया, तो उसने भाई को कहा, भैया मैं और खा लूं? तो भैया ने तो आसपास कहीं देख रहा था। भैया ने कहा क्या कहा? कहता मैं और थोड़ा गोलगप्पा खा सकती हूँ? तो भैया ने कहा, नागिन खा ले। ये सुनते ही बहन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तो भाई ने कहा क्या हुआ? कहता मैंने कहा था मैं खा सकती हूँ, आपने मुझे नागिन क्यों कहा? कहता अरे अरे मेरा अर्थ नहीं था ये, मैंने कहा था मत गिन, खा ले। तो एक छोटी सी गलती, मैंने तुम गिनो मत, तुम खाती रहो। लेकिन क्या कह दिया भाई ने? नागिन। तो ये छोटी छोटी चीज है जो हमें बच्चों को बतानी पड़ती है। कभी कभी हम हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है। और एक है, जैसे मैं बच्चे को सुनाई, मैं सुनाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हम सब बांग्ला भाषा बोलते हैं, ज्यादातर बांग्ला बोली जाती है, तो मैं उनको लेकर ही चुटकुला बनाती हूँ, कहानी बनाती हूँ। तो एक बार तब उन्होंने माता को पूछा कि माँ बहन के घर क्या लेके जाऊं, खाली हाथ तो नहीं जा सकता। तो माँ ने कहा हाँ, बहन के घर जब जा रही हो, कोरोना का समय है, तला पकोड़ा ये सब मत लेके जाना, समोसा वगैरह, फल वल लेके जाओ। बेटा ने कहा ठीक है, मैं अपनी बहन के घर फल लेके जाऊंगा। जैसे ही वो दिल्ली उतरा, वहां पे फल की बहुत सारी दुकान थी। तो फल की दुकान में गया और जाके वो मोल भाव करने वाला था, पूछने वाला था क्या दाम है, किस प्रकार दे रहे हो। तो हमारे भाई साहब ने जाके कहा, ये अंगूर कहाँ से? फल वाला जो फल बेचने के लिए बैठा था, उसने देखा तिरछी आंखों से, सिंगापुर से। फिर वह फल वाला पानी देने लगा। फिर बंगाली भाई साहब ने कहा नहीं नहीं, ये अंगूर कहाँ से? तो कहा ना अभी सिंगापुर से। और वो बंगाली भाई साहब समझ गए कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कि इसका मोल भाव नहीं कर पा रहा हूँ। तब उसने क्या किया, तराजू देखा, देखिए हाथ से दिखाई ये अंगूर कहाँ से। इस बार तो फल वाले को बहुत बुरा लगा। फल वाले ने कहा अगर आपको लेना है तो लीजिए, वरना मेरा समय खोटी मत कीजिए, आप अपना रास्ता ना पिए। अब बंगाली भाई साहब को तो अपने बहन के घर बहुत सारा फल लेके जाना था। उन्होंने कहा भाई साहब 1 किलो। एक छोटी सी चीज, एक छोटा संवाद, अगर हमें कहने की मैंने थोड़ी सी गलती हो जाए, तो हम अपने मन की भाव प्रकट नहीं कर सकते। मैं ऐसे छोटे छोटे चुटकुले, कविता, कहानियां बच्चे को सुनाती हूँ। बच्चे बड़े खुश होते हैं और कक्षा में चाव से पढ़ते हैं। मेरा मानना है, आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं, चाहे भाषा की गलतियां हो या अभिव्यक्ति हो, या बच्चों को आप रुचि प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम शाबाशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कहा आपने, आप बहुत अच्छा कह सकते हैं। इस प्रकार बच्चों को बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी, चाहे वो छोटी सी गलती हो सकती है, लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा, आप और आने वाले समय में और अच्छा कहेंगे। मुझे अभी भी याद आती है, वो मेरे क्लास 6ठी कक्षा में मैं पढ़ती थी। मेरे अध्यापक का नाम केटी सर था।
कैलाश तिवारी जी, वो संस्कृत पढ़ाते थे। वो जब भी मुझे देखते थे बड़े स्नेह के साथ पूछते थे, कैसी हो बेटी, तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है प्रिया। मैं बहुत खुश हो जाती थी। उनका स्नेह भरा प्यार, ये दो शब्द, मैं घर जाते ही पहले बाकी किताब अलग और संस्कृत किताब लेके बैठ जाती, जिसमें ना मुझे रुचि थी ना मेरे कक्षा में किसी बच्चों को। एक गाइड बुक लेके मैं अनुवाद करती रहती थी एक एक शब्दों को। मुझे कक्षा में सर के चेहरे में खुशी देखनी है, सर ने मुझे प्यार से कहा। तो ये भी बहुत बड़ा कार्य करता है बच्चों में रुचि लाने के लिए। तो आपका स्नेह, आपका प्यार, थोड़ा सा बच्चे की गलतियों में भी कि आपने गलती किया है लेकिन आने वाले समय में और अच्छा करेंगे, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद लिखती हूँ और बच्चे को भी लिखने के लिए प्रेरित करती हूँ। मैं कविता लिखती हूँ, मैं कहानी लिखती हूँ और बच्चे को भी कहती हूँ। मैंने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए इसके पीछे रितु जी, जो नीदरलैंड में है, मेरी छोटी बहन, मेरी सखी कह सकते हैं, मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मैं उसे शिक्षा गुरु के रूप में ही लेती हूँ। अगर रितु जी है तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। जब मैंने कहानी लिखी, मैंने रितु जी को सुनाया, तब उन्होंने कहा, दीदी आप इतना अच्छा कहानी लिख रही है, ये कहानी तो सुनाया करी। ये रितु की शब्द, उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैं रोज एक एक कहानी लिखती और रितु को सुनवाती। रितु सुनती और कहती, दीदी आप इस बार किताब लिखिए। रितु के कहने की वजह से, रितु जी के कहने की वजह से मैंने मेरी पहली किताब निकाली। मैं इस किसी की बातों के प्रोत्साहित पर हम अगर किताब लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं। वो तो मिट्टी के बने हैं। मेरा मानना इतना ही है कि हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, कहते रहना चाहिए, लिखो, सीखो, गलतियां होगी, आज नहीं तो कल सही होगा, कुछ तो लिखो, शब्दों को आगे बढ़ाओ, गलत होगा काटो फिर लिखो। आज मेरे विद्यालय में सभी बच्चे कुछ ना कुछ लिखते हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, कहानी लिखी है और मैंने प्रकाशित भी करवाई है अलग अलग पत्रिकाओं में। हमारे यहाँ पे पत्रिका नहीं है हिंदी की, साहित्य का कोई पत्रिका नहीं है, ना ही मैं लिख के छपा सकती ना हमारे बच्चे। लेकिन मैंने बच्चे को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्र दिवस का पर्व हो या गणतंत्र दिवस, दिवाली, होली, जो भी कोई कार्यक्रम हो, बच्चे लिखते हैं और मुझे देते हैं। शिक्षक दिवस, मेरे बच्चे ने आज से 2 साल पहले शिक्षक दिवस में मुझे एक कविता भेज दी, अपनी स्वरचित कविता। वो भी शिक्षक दिवस में अपने हाथ से अपनी कविता लिखकर। मैं कविता की 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। कुछ त्रुटियां हैं लेकिन मैंने सराहाया कि आपने बहुत अच्छा लिखा। मेरे जीवन की परमात्मा प्रिया में, आप वो महान व्यक्ति है जिन्होंने मेरा जीवन सुधारा, कभी डांट के कभी प्यार से मेरे जीवन को नया मार्ग दिखाया। आप एक महान शिक्षक है, हर दिन कुछ नया सिखाती है, कभी माँ की भांति प्यार करते तो कभी दोस्त बन जाती है। आप कभी हमें हंसाती, कभी समझाती, कभी नाराज भी होती, पर हमारा भला चाहती। भगवान को तो कभी नहीं देखा, पर मेरे लिए आप ही वो मूरत है, रूप है आपका भगवान का, आप ही मेरे जीवन की परमात्मा है। बच्चे की कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने बड़ा संभाल के रखा है। खुद की स्वरचित कविता है। हमारे बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं कविता, अभिव्यक्त कर रहे हैं, कहानियां भी लिख रहे हैं, बहुत सारे नाटक किया है उन्होंने। हमारे विद्यालय में हमारी प्रधानाचार्य ने हिंदी क्लब 2022 और या 21, मुझे भी याद नहीं है, उन्होंने घोषित किया है कि हिंदी क्लब आप हमारे विद्यालय में बनाया जाए, जिससे बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले। और हमारे बच्चे कुछ ना कुछ हिंदी क्लब के माध्यम से सारे वर्ष करते हैं। हिंदी भाषा दिवस बड़े धूमधाम से मनाते हैं, एक उत्सव के रूप में। 15 दिन का पखवाड़ा होता है। उस पखवाड़े में बच्चे आगे आते हैं। हम लोग बच्चे को प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका देते हैं। बच्चे कम होते हुए भी एक ही बच्चा कई कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, जैसे भाषा, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, आशु भाषण प्रतियोगिता, स्वरचित कविता, कहानी वाचन, कहानी लेखन। हमारे विद्यालय में हम सभी प्रकार के कार्यक्रम रखते हैं, बच्चे भाग लेते हैं। 2008 से अभी तक महात्मा गांधी हिंदी प्रसार भारती के हम साथ जुड़े हुए संस्था के साथ ओलंपियाड कराया जाता है। यहाँ पे हिंदी छात्र ही नहीं, यहाँ पे जो बच्चे बंगला पढ़ते हैं वो विद्यार्थी भी भाग लेते हैं।
500 से 1000 तक के बच्चे उस ओलंपियाड में आगे आते हैं और लिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि हिंदी बच्चों के साथ साथ जो बच्चे बंगला पढ़ते हैं वो भी आगे आए, क्योंकि हिंदी जानना हिंदी बच्चों को नहीं, सभी को जरूरत है। आज ये भाषा हम सबको जोड़ती है, आगे ले जाती है। हिंदी क्लब है हमारे विद्यालय में, हिंदी दिवस का उत्सव मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा करते हैं और कई ऐसे कार्यक्रम कराते हैं। बच्चे अपना खुद का नाटक लिखते हैं और बच्चे इस नाटक को कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है, ये जानना क्यों जरूरी है। हिंदी भाषा एक सिलेबस पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं है, नेतृत्व की भावना देती है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये भाषा से हम भारत के हर एक छोर में आपस में सबसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मेरी तो यही कामना है कि बच्चे, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा के साथ साथ इस भाषा को अपनाएं, सीखे और भारत के हर एक राज्य में हर एक मातृभाषा के साथ जुड़े। इस बार हमारे विद्यालय में माध्यमिक का जो रिजल्ट निकला है, फलाफल, 250 बच्चे से भी ऊपर हमारे विद्यार्थी ने भाग लिया, मैंने परीक्षा दी। 35 हमारे हिंदी के छात्र थे। 35 छात्र में 18 बच्चों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किया। सच मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है। 98, 97, 96 तो ये मार्क्स रहे ही 19 छात्रों के, और बाकी 80, 70 के घर। मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे बच्चे जहां भी जा रहे हैं, कुछ कहानी, कविता, भाषण, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आशा करती हूँ और विद्यार्थी हिंदी सीखेंगे, आगे आएंगे। मैं यहीं तक विराम देना चाहूंगी। नमस्कार। इस ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए श्रीमती प्रिया राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य के लिए हम आमंत्रित करते हैं मॉरिशस से प्रोफेसर राजशेखर जी को। आप महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में ICCR हिंदी पीठ के पद पर कार्यरत हैं। आप कवि, कहानीकार एवं आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपने पिछले 10 वर्षों में शिक्षण के माध्यम से चेन्नई के लोयोला कॉलेज के हजारों गैर हिंदी भाषी छात्रों को हिंदी भाषा सिखाने के लिए प्रेरित किया है। आपकी 3 दर्जन से अधिक बाल कहानियां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। वक्तव्य के लिए आपका स्वागत है प्रोफेसर राजशेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आभासी मंच से जुड़े सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। और बहुत सारी बातें हुई हैं और लगभग वह प्रक्रिया जो है, जो क्रियाकलाप है, हम लोग सभी अपनी कक्षा में उसे अपनाते हैं। जितनी बातें हुई, बच्चों ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जैसे लविशा मेहता ने जो कहा कि सोशल मीडिया पर जो है हम हिंदी में ही संदेश भेजें। तो बच्चों को किस तरह से लिखने के लिए प्रेरित करना है, उनकी भाषा को अच्छा बनाना है, इसके कई आधार हैं। उसे मैं 2 तरह से देखता हूं। एक वे बच्चे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, दूसरे गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे। गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन पर उनकी जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है और उसका ज्यादा असर होता है। मैंने 10 साल तमिलनाडु, चेन्नई में मैंने काम किया और वहां सभी बच्चे तमिल जानते हैं। तो उसमें भी 2 तरह के बच्चे हैं, एक जो हिंदी सीख रहे हैं, एक थोड़ी बहुत हिंदी जो है उन्होंने पढ़ी है मैट्रिकुलेशन के स्तर पर। जो तमिल वर्णमाला है वो हिंदी वर्णमाला से अलग है। हिंदी में क, ख, ग, घ और तमिल में केवल क, ख, ग, घ का जो है कोई उच्चारण ही नहीं है। यदि आप उनसे कहें कि आप खाना बोलिए तो काना बोलेंगे, है ना। गाना को भी काना बोल देंगे। ख से बोलिए खरगोश तो बोलेंगे खरगोश। जब मैं ऐसे बच्चों से जब मेरा सामना हुआ
तो मुझे शुरू में बहुत मुश्किल लगा कि मैं कैसे इस कक्षा में एक माहौल तैयार करूं जिससे बच्चे रुचि लें और हिंदी सीखें। तो मैं उनके उद्देश्य पर गया कि वो हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं। वो हिंदी इसलिए सीखना चाहते हैं कुछ अपने बारे में बता सकें, थोड़ा बहुत संवाद कर सकें। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा करो कि मैं 10 जो है बहुत ही सामान्य भाषा में मैं 10 तुम्हारा परिचय लिख देता हूं, उसमें अपना नाम डाल लो, उसको पहले याद कर। मैंने सभी बच्चों को 2-3 दिन के अंदर जो है उनको अपना परिचय देने की क्षमता मैंने विकसित की कि तुम हिंदी मत सीखो लेकिन 10 वाक्य में अपने बारे में बता सको। उसका असर यह हुआ कि बच्चों को पहले ही कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं हिंदी बोल सकता हूं और अपने बारे में बोल सकता हूं। फिर मैंने कहा कि जो ये हिंदी वर्ण है, जो वर्णमाला है, इससे जुड़े हुए जो तमिल शब्द हैं उसको संग्रहित करो। तो उसका असर यह हुआ कि जो भी स्थानीय जगह है, एक तो हम परंपरागत पढ़ाते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। मैंने कहा कि ये नहीं पढ़ना। आप क से यदि तमिल शब्द कुछ है तो उसको देखिए, ख से यदि आपने कहीं भी कुछ सुना है, किसी मूवी का नाम है, किसी जगह का नाम है, भारत में कहीं भी है, तो आप उसको ग्रहण करिए। उसका फायदा यह हुआ कि धीरे धीरे वह क से ख बोलना वो सीख गए। ग बोल सकते थे, घ बोल सकते थे, उसी तरह त, थ, द, ध, उसमें भी केवल त बोलते हैं, थ, द, ध नहीं बोलते हैं, वह भी उन्होंने सीखा। तो प्रत्येक कक्षा जो है एक अलग होती है और उसमें बच्चों की उपस्थिति के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से हम एक माहौल तैयार करते हैं और उस माहौल में बच्चों को पढ़ने के लिए हम प्रेरित करते हैं। यह बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे गुरुजी बोलते थे कि रोज 2 पेज लिखना लिखो। आज के बच्चे नहीं लिखते। अब सीधे यदि हम उनको व्याकरण की एक मोटी सी किताब दे दें और कहें कि व्याकरण सीखिए और आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। कोई अच्छी सी कहानी की किताब लें, उपन्यास लें और 2 पेज रोज लिखें। जब मैंने यह कार्य भी बच्चों से कराना शुरू किया तो देखा कि वो उनके लिखने की शैली अच्छी हो रही। दूसरी समस्या होती है कि बच्चे कक्षा में लिखना नहीं चाहते। क्योंकि बच्चे कक्षा में लिखना नहीं चाहते तो फिर हम कुछ जो पाठ है उसका उत्तर हम उनको लिखवाएं। आजकल कई शिक्षकों ने लिखवाना भी बंद कर दिया है। तो जब वो कक्षा में लिखते हैं और थोड़ा हम तेज लिखवाएं तो बार बार वो लिखने का जब उनका अभ्यास होता है तो उससे भी जो है वो शुद्ध लिखते हैं। फिर मैंने जोर दिया कि आप जो लिखते हैं उसी का मूल्यांकन भी कीजिए, खुद मूल्यांकन कीजिए। मैंने पाया कि अधिकांश जो बच्चों की जो उत्तर पुस्तिकाएं होती हैं उसमें क्या है कि यदि एक शब्द गलत लिख दिया है तो उस पूरे पेज पर, एक पेज पर देखेंगे कि वही शब्द जो रिपीट हो रहा है 10 गलतियां हो गई। यदि उसने 5-6 पेज लिखा है तो 50-60 गलतियां सेम जो है शब्दों की गलतियां हो जाती। मैंने कहा कि आप सीख सकते हैं, आप खुद चुनिए कि ये जो शब्द हैं जो बार बार आप गलती कर रहे हैं उसको पहले हम सुधारें। और जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो आप समाचार सुनिए, फिल्म देखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी गीत को जो है बहुत पसंद करते हैं, हिंदी गाना गाते हैं, उनको अर्थ नहीं पता है लेकिन वो गाते हैं, उससे भी उनका जो है उच्चारण जो है सही होता है। तो कक्षा के अंदर एक अलग अलग माहौल जो है हम बनाते हैं। जैसे मैं अपनी कक्षा में क्या करता हूं कि अंत्याक्षरी करवाता हूं। 1-2 टीम बना दिया। अब अंत्याक्षरी में क्या है, कविता भी है, कोई गीत हो सकते हैं, मुहावरे हो सकते हैं, लोकोक्तियां हो सकते हैं। और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि केवल हम गए और उनको पढ़ा दिया तो उससे जो है कई बार उनको बोरियत महसूस होती है। उनको लगता है कि बहुत मजा नहीं आ रहा। अभी और भी हमसे पहले जिन्होंने कहा कि कुछ कहानी सुनाते हैं, कुछ कविता सुनाते हैं, ये अच्छी चीजें हैं। जैसे अब मुझे नाटक पढ़ाना है तो अब बच्चों को मैं क्लास में नाटक प्ले करवाऊंगा, उनको केवल पढ़ाऊंगा नहीं।
वो खुद जो है कि एक कैरेक्टर को जो है वो अभिव्यक्ति देंगे, एक एक चरित्र को अपनाएंगे। और चरित्र को अपनाने में यह देखना जरूरी है कि आप उसको एक संवाद के रूप में बोलना है, ये नहीं कि पढ़ना है। तो इससे बच्चों के अंदर एक दिलचस्पी पैदा होती है। कई तरीके हो सकते हैं उनको प्रेरित करने के लिए। जैसे हम उनको अपने साथ पुस्तकालय ले जाएं। पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें हैं, हिंदी माध्यम की बहुत सारी किताबें हैं। अब जो हिंदी साहित्य का जो विद्यार्थी है, मैं आजकल यहाँ पढ़ा रहा हूँ मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान में। यहाँ के बहुत बच्चे बहुत ही तेज हैं और उनकी रुचि है हिंदी पढ़ने की और पढ़ते भी हैं। अधिकांश बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि अच्छा आप बनना क्या चाहते हैं, तो कहते हैं कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, शिक्षिका बनना चाहती हूँ, यानी अध्यापन का कार्य करना। तो मैं कहता हूँ आप कवि क्यों नहीं बनना चाहते, आप एक कहानीकार क्यों नहीं बनना चाहते, लेखक क्यों नहीं बनना चाहते, पत्रकार आप हो सकते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य को जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो यह सोचते हैं कि जो साहित्य है वह केवल अंक प्राप्त करने का माध्यम है। नहीं, साहित्य जीवन है। उस साहित्य को विषय के रूप में मत लीजिए। साहित्य में हमारे जीवन के बारे में लिखा गया है, हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में। और हिंदी भाषा के अंतर्गत जब आप साहित्य पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा में केवल साहित्य ही नहीं लिखा गया, ज्ञान विज्ञान की इतनी सारी बातें हैं। तो बच्चों को मैं प्रेरित करता हूं पुस्तकालय जाइए। मैं बच्चों को कहता हूं अच्छा आप यह बताइए कि आपने जो 10th और 12th में आपने विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा, इतिहास, कई विषय आपने पढ़े, तो क्या आप उन विषयों के जानकार नहीं हैं? जब आपने डिग्री ली है, आपको अंक मिले हैं, तो आप उस विषय के जानकार हैं। आपने गणित की भी पढ़ाई की, आपने जीव विज्ञान पढ़ा है, आपने प्राणी शास्त्र पढ़ा है, आपने इतिहास पढ़ा है, राजनीति शास्त्र पढ़ा है, आपने बहुत सारे विषयों को पढ़ा है और आपको अच्छे अंक मिले हैं। तो जब आप केवल हिंदी साहित्य तक अपनी अपनी भाषा को मत रखिए, आप वहां से भी शब्दों को लीजिए, आप कुछ लिखिए। तो कई बार मैं बच्चों को अचानक खड़ा करता हूं कि अच्छा ये है, आप कुछ उस पर बात करिए, आप आइए, एक मंच में प्रदान करता हूं कि आप प्रेजेंट करिए, किसी विषय के ऊपर ये कीजिए। दूसरी चीज क्या है कि बच्चे प्रश्न नहीं पूछते। मैं जब बच्चों के बीच एक सेमिनार यदि कराता हूं तो जब वो उस विषय पर बोलते हैं तो मैं उसके अंक नहीं देता। जब वो प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका अंक देता हूं और जो उस प्रश्न का उत्तर देता उसका अंक देता। तो जब आप प्रश्न बना रहे हैं, आप उत्तर देने में सक्षम हैं, तभी आप उस भाषा को गहराई से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कुछ कुछ मुख्य बातें हैं और हमसे पहले भी बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही, उनको दोहराना यहाँ उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि भाषा की जो शुद्धता है वह केवल व्याकरण पढ़ने से दूर नहीं हो सकती, उसके लिए लिखना है। उससे दो फायदे हैं, एक तो लेखन शैली भी विकसित होती है, और जब हम अच्छे लेखकों की रचनाओं को पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं तो उनके जो लिखने की जो शैली है, उनकी जो भाषा है, धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में जो है समाहित हो जाती है। तो भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व को विकसित करती है। इसीलिए भाषा की शुद्धता केवल व्याकरण पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उसको लिखें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और उस पर जोर दें। तो मुझे लगता है कि यह ज्यादा समाधान है। जो हमारे पहले के गुरु बताते थे कि रोज 2 पेज जो है लिखो और पढ़ो। जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी भाषा शुद्ध होगी। और उसके बाद जब आप व्याकरण के आधार पर अपनी भाषा को जांचेंगे, परखेंगे, तभी आप उसको भी समझ पाएंगे।
तो इसी वक्तव्य के साथ यह सुनहरा मंच प्रदान करने के लिए आयोजकों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार, धन्यवाद। इस सुंदर वक्तव्य के लिए मॉरिशस से प्रोफेसर राजशेखर जी को हार्दिक धन्यवाद। हिंदी साहित्य के प्रति अभिरुचि की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अध्यक्षीय भाषण के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी को। आपका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बलरामपुरम गांव में हुआ। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से प्रथम श्रेणी से एमए हिंदी की डिग्री प्राप्त की तथा वहीं से पीएचडी तथा जबलपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आप 1971 से 2003 तक कालीकट विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष रहे। वर्ष 2003 से 2007 तक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर अपनी सेवाएं दी। आपने विदेशों में भी विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कार्य किया है। आपने श्री नारायण गुरु आध्यात्मिक क्रांति के अग्रदूत, हिमयुग, चट्टाने, केरल की सांस्कृतिक विरासत, अनुवाद की समस्याएं, मलयालम की नई कविताएं आदि पुस्तकों के अतिरिक्त मीराबाई के 108 गीत तथा निर्मल वर्मा की कहानियों का मलयालम में अनुवाद किया। आपके कई लघु कथाएं और यात्रा वृतांत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आपको भारत सरकार से राहुल साकृत्यानंद पुरस्कार के अतिरिक्त अन्य अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी को हम सादर सहित आमंत्रित करते हैं। आपका स्वागत है महोदय। सर आप म्यूट है। सर आप म्यूट है। अब आवाज आ रही है? ठीक है जी सर। जी सर। जी सर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दुनिया के कई देशों के विद्यार्थी और छात्र और अध्यापकों से इस आभासी मंच के माध्यम से मुलाकात हो रही है और उनके विचार और बच्चों की रचनाएं आदि सुनकर बड़ी खुशी हुई। हिंदी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हिंदी आपकी मातृभाषा हो या नहीं, तो पहली वक्ता ने शायद कहा हिंदी हमारी मातृभाषा, ठीक है, बहुत से लोगों की ये मातृभाषा है, लेकिन ज्यादातर लोगों की भारत में, विदेशों में, ये एक तरह से भारत से जुड़ने या आपस में जुड़ने की भाषा है। ये एक तरह से संपर्क भाषा है। जब कई भाषाएं होती हैं तो उनके बीच में संपर्क के लिए जो संपर्क सेतु है, जिसको अक्सर लिंगुआ फ्रांका कहते हैं, ऐसी भाषा है। तो इसलिए इतनी भाषाएं, जहां पर 22 भाषाएं, प्रमुख भाषाएं बोली जाती है, इस भारत देश में लोगों को आपस में संप्रेषण करने के लिए कम्युनिकेशन जो है, हिंदी सबसे उपयोगी भाषा है। हिंदी का प्रमुख प्रयोजन यही है। तो इसी कारण से एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम भारतीयों के बीच में एक संवाद स्थापित करने के लिए क्षमा कीजिएगा, गांधी जी ने और अन्य अन्य हमारे नेताओं ने हिंदी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
आदि की स्थापना गांधी जी ने की, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन वर्तमान में हिंदी न केवल हमारी राष्ट्रीय भाषा है, न केवल वो एक सांस्कृतिक भाषा है, बल्कि हमारी संस्कृति को, उसकी विशिष्टताओं को और हमारे भारतीय साहित्य को, जो कि कई कई भाषाओं में लिखा जाता है, उन सबको आपस में जोड़ने वाली भाषा के रूप में उसका महत्व है। लेकिन राष्ट्रीय धरातल को छोड़कर अब तो हिंदी पूरे वैश्विक स्तर पर एक कम्युनिकेशन की भाषा बन गई है, संप्रेषण की भाषा बन गई है। क्योंकि आप जनसंचार माध्यमों में देखते हैं, रेडियो, टीवी, अन्य जितने माध्यम है, उसमें सबसे लोकप्रिय जो है सिनेमा हिंदी है। इसलिए हिंदी हमारे जीवन से, हमें जीवन से जोड़ने के लिए, जीवन से संपर्क करने के लिए और भारत के विभिन्न प्रदेश के लोगों को आपस में विचार विनिमय के लिए बहुत उपयोगी भाषा है। इसी परिप्रेक्ष्य को सामने रख करके हिंदी सीखना सिखाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। तो मुझे खुशी है कि आज अ, अ, जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, जैसे अ, अभिप्राय रॉय, नई जी, ये शायद नई नई जीजिया से है। और इनकी भाषा मैंने सुनी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत उसकी अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट है। तो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है और जिनकी भाषा मातृभाषा चाहे हिंदी भी हो, तो बोलते समय जो 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 बोलचाल की जो भाषा है, संप्रेषण की जो भाषा है, उसमें एक तो लिंग, वाचन इत्यादि की जो त्रुटियां होती है, उसमें कोई बात नहीं, उनकी ओर ध्यान पहले देना ही नहीं। क्रमशः आप उसके बारे में सजग हो सकते हैं। मैं अध्यापकों से भी निवेदन करता हूँ कि उनको जो अभिव्यक्ति विद्यार्थी करते हैं, टूटी फूटी जैसे भी वो हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं, उसको प्रोत्साहित कीजिए। हाँ, उनको फिर उसमें अपनी गलतियों को सुधारने का के लिए प्रेरित करें। उसमें बहुत उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए कि कम से कम आप इतनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और ये अभिप्राय राय ने जो बात कही कि मैं कई रचनाएं पढ़ता हूँ, ये पठन जो है, ये कहानियों को पढ़ना, कविताओं को पढ़ना, साहित्य को पढ़ना, ये बहुत 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 अच्छी बात है। क्योंकि जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुधार, इसी तरह से पढ़ते पढ़ते, दूसरों की रचनाएं पढ़ते पढ़ते हम लोगों को बोलना आता है, हम लोगों को लिखना आता है, हम लोग भाषा में बड़े दक्ष बनते हैं। इसलिए पढ़ना बहुत है। पढ़ने के साथ साथ कुछ लोगों ने कहा, ये शायद प्रोफेसर राजशेखर ने कहा कि 10 वाक्य अपने बारे में बताइए। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अपने बारे में और किसी विषय के बारे में कम से कम लगातार 5 वाक्य, 10 वाक्य, चाहे प्रारंभ में रट लें, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो बोले। इस तरह से अभ्यास कराने पर बहुत प्रगति होगी। और इसी तरह से जोर से पढ़ना, उच्चारण करके पढ़ना। कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, चरम के कारण वो बहुत चुपके से पढ़ते हैं, धीमी आवाज में पढ़ते हैं। नहीं नहीं, जोर से पढ़ो, उच्चारण करके पढ़ो, और वो उच्चारण सुने,
उसको सुनना जो है बहुत सी बड़ी बात है। और ये सुन सुन करके ही भाषा आएगी, और इसी तरह से बोलते बोलते ही भाषा आएगी। आती है उर्दू जुबान, आते आते का उर्दू के लिए ही सही नहीं है, बल्कि हिंदी के लिए भी सही है। जो जो संप्रेषणीय भाषा हिंदी है उसमें और उर्दू में कोई विशेष अंतर है भी नहीं। ये जो भाषा है बोलते बोलते आएगी। और इसमें पाठ्य पुस्तकों से बाहर, तो प्रिया रॉय का विचार था कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकाला जाए विद्यार्थी को, ये बहुत अच्छा है। पाठ्य पुस्तक आपके मार्गदर्शन के लिए है, लेकिन पाठ्य पुस्तकों के अलावा आप क्या क्या कर सकते? कक्षा में संवाद कराना, नाटक का अभ्यास कराना, बातचीत करना, और प्रश्न, कई लोगों ने कहा प्रश्न पूछकर उसका उत्तर दें। तो ये प्रश्नावली जो है संवाद द्वारा ये भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है, नाटक द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तरीका है। आप जानते हैं विश्व में भी अनेक लोगों ने इसका इसका प्रयोग किया है। तो जैसे जापान के तोमियो मिसोकामी और अन्य अनेक लोगों ने प्रयास किया, हमने भी किया है। जब मैंने पाया पोलैंड वगैरह में, मैंने पाया कि बहुत बहुत सफल तरीका हो सकता है विद्यार्थियों को बोलने के लिए, नाटक की सुदृढ़ीकरण करने के लिए, और इसी तरह से प्रश्न और उत्तर आपस में करते हुए ये हिंदी बोलने का अभ्यास किया जाए। जो भी हो, हम लोग कोई इसके लिए कोई एक तरीका नहीं है, कई तरीके हो सकते हैं। आप लोगों ने जो जो बताया बहुत बहुत अच्छा है। मैं कुछ लोग कहते हैं कि विश्व में अलग अलग प्रदेशों में लोग अलग अलग ढंग की हिंदी बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो भारत में भी बोलते हैं, प्रत्येक प्रदेश की वहाँ जो लोग बोलते हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, उच्चारण का फर्क पड़ेगा, स्थानीयता का फर्क पड़ेगा, स्थानीय भाषा का प्रभाव पड़ेगा। ये कोई बात नहीं। हम लोग इन सब के बावजूद एक मानक भाषा को बोलने, विशेषकर खड़ी बोली को बोलने और लिखने का प्रयास करें, और उसमें धीरे धीरे लेखन कौशल और मौलिक कुछ लिखने का के लिए भी विद्यार्थियों को प्रेरित करें। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी वो धीरे धीरे इसमें प्रवृत्त हो जाएंगे। और जो जो जिनकी भाषा, जिनकी मातृभाषा कोई अन्य भाषा है, जैसे विदेशों में भी, देश में भी, तो उनसे उस भाषा से हिंदी में और हिंदी से अपनी भाषा में अनुवाद का कौशल विकसित कराना, विकसित करना, अनुवाद करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, ये भी एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि धीरे धीरे जो हिंदी है वो विश्व में एक तो व्याप्त भारतीयों को, भारतवंशियों को तो आपस में मिलाने के लिए यही एक एक साधन है, एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। लोगों ने कहा अंग्रेजी की वजह से हम लोग हिंदी बोलने में दिक्कत महसूस करें, ठीक है। अंग्रेजी भी क्या है, वो भी एक धीरे धीरे कॉलोनियल युग में, उपनिवेशवादी युग में एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में, संप्रेषणशील भाषा के रूप में दुनिया में विकसित हुई है। इसी तरह से हम लोग हिंदी हिंदी को भी विकसित कर सकते। दुनिया की भाषाओं को देखा जाए तो अंग्रेजी के साथ ही, बल्कि कहीं कहीं अंग्रेजी से बढ़कर आसानी से लोग इसको सीख समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और आज जिन विद्यार्थियों ने प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया दिया, मैं उनका सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। और अध्यापकों ने जो बात बताई है वो अपने लंबे अनुभव के आधार पर बताई है। आप लोग तो कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये सब बहुत अच्छा है। और प्रत्येक अध्यापक को कुछ ना कुछ प्रयोग करना ही होता है, जो दूसरे अध्यापकों के अनुभव से और सीखेंगे और स्वयं
अपने अपनी ओर से भी कुछ प्रयास कर सकते हैं। और यदि किसी विद्यार्थी ने त्रुटि की, कोई भाषागत त्रुटि की, उसको बिल्कुल ही हतोत्साहित मत कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए। ये इसी से भाषा आएगी। और हिंदी में जो गीत, हिंदी गीत है, और इसी तरह से मिसा कामी और अन्य कई लोगों ने हिंदी फिल्म गीत के माध्यम से भी वे लोग हिंदी सिखाते हैं। गीत एक माध्यम है, संगीत एक माध्यम है। तो संगीतमय भाषा है हिंदी, संतों की भाषा है हिंदी। एक विद्यार्थी ने तो संतों के उपदेश दोहे आदि, तो मैं भी कहता हूँ विद्यार्थियों को कुछ दोहे कंठस्थ हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। कुछ दोहे कंठस्थ कराइए, कुछ कविताएं कंठस्थ कराइए, और उसको उनको गाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फिर गाने के साथ साथ वो वाक्य क्या है, शब्द क्या है, धीरे धीरे उनको भाषा आ जाएगी। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। ये बहुत ही संभावनाओं वाला क्षेत्र है। विश्व हिंदी सचिवालय जो ये प्रयास कर रहा है, मुझे खुशी है कि इतने साल बाद विश्व हिंदी सचिवालय के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं जुड़ सका। मैं आप सबका माधुरी जी तथा अन्य सभी मित्रों का आभारी हूँ। हम लोग आगे भी जुड़ते रहेंगे। आगे भी हम लोग इसी तरह से विचार विनिमय जारी रखेंगे। और इस निवेदन के साथ मैं फिलहाल धन्यवाद देते हुए समाप्त कर रहा हूँ। नमस्ते। मैं बोल रहा इस हूँ। विचारोत्तेजक अध्यक्षीय भाषण के लिए प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस आभासी कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। सभी संस्थाओं के अधिकारियों तथा छात्र प्रतिभागियों को धन्यवाद देने के लिए मैं विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं। आपका स्वागत है डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी। आप सबको बहुत बहुत आभार विश्व हिंदी सचिवालय के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, हमारे इस सरोकार से जुड़ने के लिए। आप सब देख रहे हैं कि इस बार हम हिंदी में अभिव्यक्ति की 15वीं कड़ी की समाप्ति के अवसर पर समाप्ति हम कर चुके हैं। इसके लिए इस कार्यक्रम में अध्यक्षता की भूमिका के रूप में आज हमारे बीच इस गरिमामय कार्यक्रम को गरिमामय उपस्थिति से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर प्रोफेसर जी गोपीनाथन जी पधारे हैं, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा भारत से। आपका बहुत बहुत आभार मान्यवर। आपने हिंदी के मातृभाषा का प्रश्न उठाया, संपर्क भाषा की बात की, संवादी और संप्रेषण भाषा की बात की, और जैसा कि आपने कहा कि कहीं कहीं त्रुटियों में कई गलतियां होती है, तो ये ठीक है, हम सब मानते हैं। आपने मदर टंग इन्फ्लुएंस की भी बात की, लेकिन ये सब चीजें चलती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें इसको सुधारने की जरूरत नहीं है। हम सुधारने के हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम मानकता को कैसे हासिल करें। पर उसके साथ साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा एक वाचिक परंपरा की चीज होती है। पहले हम कभी वाचिक परंपरा से, जब संस्कृत की परंपरा थी तो वाचिक परंपरा में थे, लिखित परंपरा, और फिर जो आज सोशल मीडिया का दौर है तो हम सब जानते हैं कि हम एक बार फिर से वाचिक परंपरा के युग में हैं। और कई जगह चर्चा भी हुई कि हम हिंदी और गैर हिंदी भाषी की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, हिंदी के लिए कोई भी गैर नहीं है। मुझे लगता है वो हिंदी तर शब्द का प्रचलन उचित है। हिंदी के लिए कोई गैर नहीं है। हिंदी तो बस ये कहती है कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी की समरसता है, ये हिंदी की समावेशिता है। और आपने आज जिस तरह से हमारे प्रतिभागियों का इस कार्यक्रम में उत्साहवर्धन किया, हम सबका हौसला अफजाई किया, और आपसे जो दिशा निर्देश हमें मिले हैं, निश्चित रूप से विश्व हिंदी सचिवालय के लिए पौष्टिक पाथेय है। और हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में हम सबको एक संबल मिला है, बल मिला है। बहुत बहुत आभार मान्यवर आपका। मैं आभारी हूँ स्वागत भाषण के लिए विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का। आपके निर्देशन में हम ये कार्य करते रहे हैं। इसी तरह से हम और कार्यक्रमों के साथ और लोगों के साथ और प्रतिभागियों के साथ यहाँ उपस्थित होते रहेंगे। और मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से हिंदी प्रचार प्रसार के फलक को एक नई दिशा मिल रही है। बहुत बहुत आभार आपका।
मैं आभारी हूँ नाइजीरिया से जुड़ी सुश्री लविशा मेहता जी का। लविशा जी, आपने हिंदी के प्रचार प्रसार के फलक की बात की। आपने भाषा के महत्व को विशेषकर बताया, और विशेषकर आपने जो बात की थी भारतीय ज्ञान परंपरा को। आजकल हम सब जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जुड़कर हम एक समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी छोटी उम्र में भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता को समझा और उसे अपनी शिक्षा के समेकित प्रयासों के साथ आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार। आपने डिजिटल रिसोर्सेज की भी बात की। आप एक इन्फॉर्म लर्नर हैं, आप एक जागरूक प्रशिक्षु हैं, शिक्षार्थी हैं। बहुत बहुत आभार कि आपको उन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी है। निश्चित रूप से इन जानकारी के बुनियाद पर हम एक शक्तिशाली शिक्षण की परंपरा को विकसित कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ भारत से जुड़े अभिप्राय राय जी का। अभिप्राय, आपकी बातों से ये लग रहा था, आपने एक जगह जब बात शुरू की थी आपने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि मैं बांग्ला भाषी हूँ, कुछ इस तरह से आपने कहे थे। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये हिंदी का सौभाग्य है कि हम सब अलग अलग भाषा भाषी लोग किस प्रकार से जुड़ करके हिंदी को सशक्त कर रहे हैं। मैं जब आप बांग्ला भाषी हैं तो मैं इसलिए उस उद्धरण को एक बार फिर से उद्धृत करना चाहूंगा जो रविंद्रनाथ ने कहा था कि भारत की सभी भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है। तो मुझे लगता है कि हमें इस धारा के, इस विचारधारा के हम लोग व्यक्ति हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो निश्चित रूप से आप बांग्ला आपकी मातृभाषा है, आप नदी है, लेकिन महानदी के रूप में बकौल रविंद्रनाथ ठाकुर भी यदि हम कहते हैं तो एक महानदी है। और हम इसमें सबको, सबका सहयोग चाहिए ताकि ये हिंदी की जो नदी है, महानदी है, वो सदा नीरा बनी से रह सके। बहुत बहुत आभार। आपने हैव नॉट्स की बात की, कैन कांट की बात की, तो इस सब के लिए बहुत बहुत आपका, आपकी जो बात थी, जैसे कि डॉक्टर गोपीनाथन जी ने भी कहा, वो बहुत कि आपकी प्रतिभा, आपका जो शैली, कथन शैली, वो निश्चित रूप से हम सबको यहाँ प्रभावित करती चली गई, दिल को छूती चली गई है। बहुत बहुत आभार आपका। मैं मॉरिशस से जुड़ी मीनाक्षी देवी दोमा जी का भी आभारी हूँ। आपने मातृभाषा की बात की। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदी हमारी जड़ की भाषा है, आपकी एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है। आपने आप हिंदी के वंशज के रूप में अपने आप को देखते हैं। आपने एक बार संकल्प दोहराया कि हमें हिंदी के प्रचार प्रसार के फलक को और विस्तृत करना है। बहुत बहुत आभार। आपकी वो कविता की सुन ले पुकार हे नाथ, दर पे करूंगी दर पे करूंगी तुम्हारा साधुवाद। मुझे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इस तरह की पंक्ति थी आपकी। बहुत बहुत आभार। इन तरह की शुभकामनाओं के साथ हिंदी सीखने वालों का और हिंदी के साथ जुड़ने वालों का एक हौसला बढ़ता है। आपका, आपकी वक्तृत्व शैली प्रभावी थी। बहुत बहुत आभार आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इसी तरह आप हमारे अन्य कार्यक्रमों से जुड़िए। आप स्थानीय हैं, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से ऑपरेट करता है, तो आप जरूर हमारे अन्य कार्यक्रमों से भी जुड़िए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ नाइजीरिया से जुड़ी थी श्रीमती निर्मला गोयल जी। निर्मला गोयल जी, आप अध्यापिका हैं, हिंदी की अध्यापिका। आपने छात्र के अभिव्यक्ति के विभिन्न पक्षों के बारे में बात की। आपने हिंदी शिक्षण की बात की। आपने गुड मॉर्निंग और नमस्कार के द्वंद्व को समझाने का प्रयत्न किया। अच्छी बात है कि हम सब, लेकिन किसी भी चीज, आजकल हम ये देख रहे हैं कि शब्दों के साथ जो भी मुझे लगता है कि सहज रूप में अभिव्यक्ति में आती है हिंदी, हमें वैसी हिंदी के हम और उसके संवादी पक्ष की बात कर रहे हैं। तो आपका ये तमाम इस क्रम में आपके ये सारे प्रयास हम सब के लिए एक आदर्श हैं और अनुकरणीय हैं। और हर अध्यापक जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं या जो छात्र इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन सबको आपके इस नवाचार से जरूर सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं आभारी हूँ मॉरिशस से जुड़े महात्मा गांधी संस्थान से जुड़े डॉक्टर राजशेखर जी का। आपने हिंदीतर और नाटक शिक्षण के माध्यम से हिंदी के फलक के बारे में बताया, और विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से आप अपने संस्थान में हिंदी शिक्षण के विभिन्न फलक को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, आपने उसके बारे में बताया। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर राजशेखर जी। मैं आभारी हूँ पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी है, त्रिपुरा से जुड़ी है, भारत से जुड़ी श्रीमती प्रिया राय जी का। प्रिया जी, आपने जिस तरह से आपने अपने शिक्षण के नवाचारों को बताया, तो मैं आपको सच कहूं कि मैं स्वयं जब शिक्षा का छात्र रहा हूं, मुझे गीजू भाई बधेका की याद आ गई, जो आसपास के परिवेश को लेकर के उन्होंने दिवास्वप्न अपनी पुस्तक में इन सब बातों की चर्चा की है। और एक
मॉन्टेसरी एजुकेशन में उन्होंने एक नई दिशा भारतीय शिक्षा पद्धति को दिखाई है। आपने शिक्षा के लक्ष्य के बारे में बात की, उच्चारण कौशल के बारे में बात की, आप उच्चारण के सुधार की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति शब्द ब्रह्म की संस्कृति है, नाद ब्रह्म की संस्कृति है, और निश्चित रूप से उच्चारण का जीवन में बड़ा महत्व है। आपने जिस तरह से संवाद के रूप में हिंदी को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसे संवादी भाषा के रूप में आप उसका शिक्षण कर रही हैं, उन तमाम प्रयासों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी कृति प्रतिभापूर्ण काव्य कृति है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये लक्ष्य पाठक वर्ग तक पहुंचे और उससे समाज के फलक को नए दिशा में सोचने के लिए मजबूर करे, नए प्रेरित करे। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका से शायद डॉक्टर अनूप भार्गव जी जुड़ नहीं पाए, आप अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। आप संस्थापक हिंदी से प्यार हैं, आपके संयुक्त तत्वावधान में हम ये कार्यक्रम का आयोजन अक्सर करते हैं। आपका स्नेह सानिध्य हम सबको निरंतर मिलता रहा है। मुझे लगता है कि हम अगली बार आपसे इस कार्यक्रम में, इस मंच पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे साथ जिस सरोकार और सहयोग भाव के साथ जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदी सचिवालय के उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में आप हमारे सहायक बने हैं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं प्रकाश वीर जी का धन्यवाद हूँ मंच संचालन के लिए। और मैं अंत में अपनी बात, ऑनलाइन माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। आरती पाठक जी हैं, प्रोफेसर हैं, कालिंदी विश्वविद्यालय भारत से हैं। आदरणीय कोकलोवा जी हैं, बहुत बहुत आभार मान्य आपका। डॉक्टर ऋतु नंदन पांडे जी हैं, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी जुड़े हैं, सादर अभिवादन सर आपको। शिखा रस्तोगी जी हैं थाईलैंड से। एमजीआई के फैकल्टी मेंबर विश्वानंद जी भी जुड़े हुए हैं। विश्वानंद जी नमस्कार और बहुत बहुत आभार, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। आदरणीय पद्मा मेहता जी हैं, रविंद्र कौर जी हैं, रेणु गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। मैं अंत में अपनी बात नेल्सन मंडेला की सूक्ति से कहना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने मातृभाषा में शिक्षण के प्रश्न की बात की थी और उन्होंने कहा कि यदि आप कोई भी भाषा, कोई भी चीज़ यदि ऐसी भाषा में सीखते हैं, अर्जित भाषा में सीखते हैं, तो उसका संबंध, उसका सीधा संबंध दिमाग से होता है। लेकिन आप वही चीज यदि आप अपनी मातृभाषा में सीखते हैं तो उसका संबंध दिल से होता है। हिंदी का संबंध भी दिल से है, क्योंकि ये कहना कि ये मेरी मातृभाषा नहीं है, अब ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कहना उचित होगा। ज्यादातर शब्द, हिंदी के जो शब्द हम ले रहे हैं या प्रचलित हो रहे हैं, वो विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द ले रहे हैं। हम यदि मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी तो 50 से 60% शब्द हिंदी के विभिन्न भारतीय भाषाओं से हैं और उनमें तमाम सामंजस्य है, समावेश है। तो उन तमाम भारतीय भाषाओं की ओर से और हिंदी प्रेमियों की ओर से मुझे लगता है कि एक नया संकल्प कि कैसे हिंदी के प्रगामी प्रयोगों को बढ़ाया जाए, शिक्षा के माध्यम के रूप में, सपने की भाषा के रूप में, संवाद की भाषा के रूप में हिंदी को कैसे बढ़ाया जाए, और इस तरह के सरोकार में आप हमसे जुड़े। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय मॉरिशस। विश्व हिंदी सचिवालय के उप महासचिव डॉक्टर शुभंकर मिश्र जी को इस प्रेरणादायक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कोटि से धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं, आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्ते, शुभ रात्रि।